हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3D का स्ट्रेट लाइन पढ़ाने जा रहा हूं। 3D का स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले हम इसका क्विक रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 3D में हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में समझते हैं। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस जो होता है वो दो लाइन मतलब लाइन का एंगल डील करता है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का मेन काम होता है कि वो लाइन का इंक्लिनेशन बताता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्शन रेशियो निकलता कैसे है और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलता है। तो डायरेक्शन रेशियो, जैसे आपके पास मानिए कोई एक वेक्टर है आर वेक्टर, तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो यहां पे एक्स वाई जेड का जो कंपोनेंट होगा उसी को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। जैसे इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो आपका x, y, z होगा। जैसे आर वेक्टर अगर आपके पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो यहां पे इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो 2, 3, 4 होगा। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे अगर आपके पास दो पॉइंट है x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, तो ये लाइन, ये पॉइंट मान देते हैं a और ये b मान देते हैं। तो इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा किसका, ए बी का, वो हो जाएगा दोनों पॉइंट के बीच सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस। मतलब ये x2 ये x1, तो ये आपका x2 माइनस x1 होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 एंड देन z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का एक बेसिक कंसेप्ट कि वो एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज डायरेक्शन रेशियो। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल, स्मॉल एम और स्मॉल एन। डायरेक्शन कोसाइंस जैसे कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ अगर एंगल गामा बना रहा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। जहां पे कॉस अल्फा को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से। याद रखें, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे हम सब कुछ पूरी तरह से शॉर्टकट पे पढ़ा रहे हैं, ये याद रखें। सारे चीज का तरीका होता है, कौन कैसा है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे काम करता है। लेकिन चूंकि हमको 10 से 15 मिनट में पूरा थ्योरी को डील करना है, इसे यहाँ शॉर्टकट पे पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने कंसर्निंग टीचर का कॉपी जरूर देखें और उसके बाद पढ़े, उसके बाद ये वीडियो देखें, तो अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर किसी एक लाइन पे का डायरेक्शन रेशियो पता हो, जैसे डायरेक्शन रेशियो माने ए बी सी है, तो डायरेक्शन रेशियो पता हो तो डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। तो तरीका होता है डायरेक्शन कोसाइंस का, डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बीच रिलेशन होता है कि एल जो होगा वो ए डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, एम आपका होगा बी डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और एन आपका सी डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। जैसे अगर आपके पास किसी एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2 और 3, ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइंस कोई पूछ दिया तो एल हो जाएगा 2 डिवाइड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। उसी तरह से एम हो जाएगा 2 डिवाइड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एन हो जाएगा 3 डिवाइड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको जोड़ घटाव करें तो ये एल एम एन हो गया। और एल किसके बराबर, कॉस अल्फा, एम किसके बराबर, कॉस बीटा, और एन किसके बराबर, कॉस गामा। तो ये था आपका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का कहानी। अब सवाल ये उठता है कि किसी लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है। मानिए ये आपके पास एक लाइन है, लाइन पे कोई एक पॉइंट गिवन है x1, y1, z1, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपके पास मालूम है ए बी सी। ध्यान दें, एक लाइन x1, y1, z1 से पास कर रहा है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपका गिवन है a, b, c। तो इस लाइन का इक्वेशन बनेगा x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो दो चीज आपको पता होना चाहिए, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो।
अगर पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप आसानी से इस फॉर्मूला के मदद से आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। याद रखें, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। जैसे अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1 और x2 y2 और z2 से पास कर रहा। हमको इस लाइन का डायरेक्शन मतलब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो देखिए x1 y1 z1 तो आपको पता है, क्या मिसिंग है यहां पे? डायरेक्शन रेशियो। तो 2 पॉइंट अगर आपको पता है तो डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1, b क्या बनेगा? y2 माइनस y1 और c क्या बनेगा? z2 माइनस z1। देखिए डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, जाके इस फॉर्मूला में पुट करें तो ये x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, फिर ये y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, फिर ये z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये देखिए लाइन का इक्वेशन आ गया। स्ट्रेट लाइन में एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि x y z का जो न्यूमरेटर कोएफिशिएंट है, ध्यान दें न्यूमरेटर मतलब लाइन के ऊपर, x y z का जो न्यूमरेटर कोएफिशिएंट है वो हमेशा +1 होना चाहिए। और अगर +1 नहीं है तो सबसे पहले उसको हम +1 बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रेट लाइन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्ट्रेट लाइन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कहलाता है आपका कार्टेशियन फॉर्म और एक कहलाता है वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म उस तरह के फॉर्म को कहेंगे जो i कैप, j कैप और k कैप से इंडिपेंडेंट है। जैसे इस इक्वेशन में देखें कहीं i कैप, j कैप, k कैप नहीं दिख रहा है। इस इक्वेशन में देखें कहीं i कैप, j कैप, k कैप नहीं दिख रहा है, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हुआ। वेक्टर इक्वेशन में इक्वेशन को हम i कैप, j कैप और k कैप के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे गौर करें, आपके पास कोई एक इक्वेशन है x माइनस 1 बाई 3 और इधर है y माइनस 2 बाई 5 और ये है z प्लस 3 बाई 7। ये आपका कैसा इक्वेशन है? कार्टेशियन इक्वेशन। हमको इसको चेंज करना है वेक्टर इक्वेशन में। किस में चेंज करना है? वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन में चेंज करने का तरीका क्या होता है? पूरे को लैम्डा मान दें। अब फर्स्ट और थर्ड को लेके चले, फर्स्ट और फोर्थ को, तीनों इक्वल है तो ये x माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा। तो यहां से आप गौर करें x कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 1। फिर सेकेंड और लास्ट को इक्वेट करें तो y माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा प्लस 2। थर्ड और लास्ट को लेके चले तो z प्लस 3 बाई 7 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से z का वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका 7 लैम्डा माइनस 3। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो x y z का जो वैल्यू आया इसको हम जनरल पॉइंट भी कहते हैं इस लाइन का। जब कभी भी लाइन का जनरल पॉइंट निकालना हो, कभी भी याद रखें, लाइन पे अपने मन से कोई एक पॉइंट लेना हो तो हम सीधा क्या करेंगे? लाइन को लैम्डा से इक्वेट करते इसी तरीके से x y z निकाल देंगे। अभी इस पे प्रॉब्लम भी आने वाला है तो उस चीज के लिए अभी हम आपको यहां पे समझा दिए कि किसी भी लाइन का अगर आपको कोई एक जनरल पॉइंट निकालना हो तो पूरे लाइन को लैम्डा से इक्वेट करके x y z निकालें। अब हमको इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। वेक्टर में हम जानते हैं कि r वेक्टर क्या होता है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। याद रखें, r वेक्टर मतलब x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब ये x y z का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो x का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 1 i कैप आया। y का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 लैम्डा प्लस 2 j कैप आया। z का वैल्यू पुट करेंगे 7 लैम्डा माइनस 3 k कैप आ गया। अब लैम्डा वाले को एक साथ हो जाए, लैम्डा से फ्री उसको एक साथ, देखिए ये 1 i कैप लैम्डा से फ्री, ये 2 j कैप लैम्डा से फ्री और ये माइनस 3 k कैप लैम्डा से फ्री। अब जो लैम्डा के साथ है उसको एक साथ, उससे लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। 3 लैम्डा i कैप तो हम यहाँ लैम्डा कॉमन लिए 3 i कैप। यहाँ पे 5 लैम्डा j कैप लैम्डा कॉमन लिए 5 j कैप। 7 लैम्डा k कैप तो लैम्डा कॉमन लिए 7 k कैप। अब जरा गौर करें, ये जो इक्वेशन आया ये आपका i कैप, j कैप और k कैप के टर्म्स में आया तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक ही चीज को। इसमें अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो यहां पे ऊपर में कौन कौन है? 1 है, 2 है और ये क्या है? -3, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c होता है। तो नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। यहां डायरेक्शन रेशियो कौन है? 3, 5 और 7। तो 3, 5 और 7 आप देखिए 3 i कैप, 5 j कैप, 7 k कैप आया। डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 7 है तो यहां क्या है? 3 i कैप, 5 j कैप, 7 k कैप। और वो किसके साथ आया? लैम्डा के साथ। मतलब जो डायरेक्शन रेशियो वाला पार्ट होगा वो हमेशा लैम्डा के साथ आएगा और जो पॉइंट होगा, ये देखिए x1 y1 z1 ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट का काम कौन करा? 1, 2 और ये देखिए माइनस z1 यहाँ 3 है तो पॉइंट का काम कौन किया? 1, 2 माइनस 3। तो देखिए i कैप, 2 j कैप, माइनस 3 k कैप आया।
मतलब कि अगर आपके पास x -2 बाई 5 है, y +3 बाई -2 है और z +1 बाई 7 है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो डायरेक्ट यहां पॉइंट कौन है 2 -3 -1 तो 2i कैप -3j कैप -k कैप लिख दिए। अब यहां पे डायरेक्शन रेशियो कौन है 5 -2 7 तो लैम्डा के साथ 5i कैप -2j कैप +7k कैप आगे। अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में है i कैप -2j कैप +3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप -3j कैप +4k कैप, इसको कार्टेशियन में लिखना तो भी डायरेक्ट। ये किसका काम करेगा पॉइंट का, पॉइंट कौन है 1 -2 और 3 तो ये x -1 डायरेक्शन रेशियो कौन है यहाँ पे 2, फिर ये -2 है तो y +2 डायरेक्शन रेशियो कौन है -3, फिर ये z -3 डायरेक्शन रेशियो कौन है 4। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन से वेक्टर में जाने का तरीका और वेक्टर से कार्टेशियन में जाने का तरीका। हम यहाँ थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, तो फिर से आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो को। अब हम आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस पे कि दो लाइन के बीच एंगल कैसे निकलता है। तो दो लाइन के बीच हमको एंगल निकालना है। मान लेते हैं ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हर एक लाइन का अपना अपना डायरेक्शन रेशियो होता है, अपना अपना डायरेक्शन कोसाइंस होता है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम मान देते हैं a1 b1 c1 है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और c2 है। तो दो लाइन के बीच का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2, ये a1 ये a2 प्लस b1 b2 b1 b2 प्लस c1 c2 और नीचे आ जाएगा रूट अंडर इस पूरे का स्क्वायर का सम a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हो गया दो लाइन के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ, याद रखें अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो आप खुद सोचे यहां थीटा के यहां पे क्या रखेंगे 90, तो cos 90 क्या बनेगा 0, तो ये 0 अगर बन गया इधर आ गया तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। मतलब कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0। अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या है दो लाइन पैरेलल, तो उस केस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल होगा। पैरेलल के लिए प्रोपोर्शनल, परपेंडिकुलर के लिए दोनों के प्रोडक्ट का सम 0। तो ये था। अब इस पे कुछ पहले सवाल देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पहला प्रॉब्लम देखें इस पे, तो क्वेश्चन है सो दैट द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो पास कर रहा 1 -1 और 2 से। सो दैट द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट से पास कर रहा है 3 4 -2। ध्यान दें एक लाइन जो a और b से पास कर रहा है, फिर क्या कह रहा है एक और लाइन है जो पास कर रहा है 0 3 2 से और दूसरा पॉइंट है d 3 5 6। अब ध्यान देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइन जो AB से पास कर रहा है और एक लाइन CD से पास कर रहा है, कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। सोचिए जो लाइन AB से पास कर रहा है और एक लाइन CD से पास कर रहा है, हमको क्या प्रूफ करना है कि AB से पास करने वाला लाइन और CD से पास करने वाला लाइन परपेंडिकुलर है। अब बताइए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए 0, यही होना चाहिए। तो यहां से पहले AB की मदद से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, किसका AB का। तो AB का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा 3 -1 2 4 प्लस 5 -2 तो ये क्या आ जाएगा आपका -4। चलिए ये -4 आ गया। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD क्या आएगा आपका 3 -0 3 5 -3 2 6 -2 4। अब इन दोनों के प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए 0, मल्टीप्लाई करो 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4। ये कितना आया 6 आया, ये 10 आया, ये आपका आ रहा -16। देखिए ये 0 आ गया, मतलब ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर। यहां पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 3। ध्यान दे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1, 2, 3 से पास कर रहा है। उसके बाद कह रहा है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप -7k कैप।
3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 7 k कैप इसके पैरेलल है और इससे पास कर रहा है। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो यहाँ पॉइंट तो आपको दिख रहा है और डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बाई ए का काम यहाँ कौन करेगा 3, फिर ये क्या आ जाएगा y माइनस 2 बाई बी का काम कौन कर रहा है, ये 2 है आपका 2, फिर z माइनस 3 बाई सी का काम कौन कर रहा है माइनस 7, ये आंसर। अगर इसको वेक्टर में चेंज करना हो तो वेक्टर में क्या लिखेंगे हम इसको, सीधा r वेक्टर इज इक्वल टू ये पॉइंट का काम कर रहा तो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, और डायरेक्शन रेशियो का काम ये कर रहा है तो ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप, आंसर। अगर हम यहां तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एंगल, कि एंगल बताइए दो लाइन के बीच, लेकिन दो लाइन वेक्टर में दिया हुआ, एक है r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, ये r वेक्टर है, फिर है प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है r वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 6k कैप 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हमको इन दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए, लाइन के बीच का एंगल। हम लाइन के बीच का एंगल के लिए क्या बताए थे, डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। अब खुद बताइए दो लाइन के बीच, यहां दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हम बता चुके हैं कि लैम्डा के साथ जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। तो यहां लैम्डा के साथ कौन है 3 2 6, तो ये 3 2 6 पहले वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दूसरे वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 2 और 2। अब फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2, बताएं सभी प्रीवियस स्लाइड में, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो यहाँ a1 a2 क्या आएगा 3 into 1 प्लस फिर क्या आएगा 2 into 2 प्लस 6 into 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इधर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये 3 आया प्लस 4 आया प्लस 12 आया, और नीचे आपके पास 36 40 49 का 7 आ रहा है, यहाँ पे 4 4 8 9 का रूट 3 आ रहा है। इसको जोड़े 16 और प्लस 3 ऊपर 19 और नीचे 21, ये आपका कॉस थीटा आया, तो थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 19/21, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपको p का वैल्यू चाहिए। जहां पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, उसके बाद दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन है 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 7y माइनस 14 डिवाइड बाई 2p, फिर है z माइनस 3/2, ये एक लाइन का इक्वेशन है। दूसरा लाइन का इक्वेशन है 7 माइनस 7x बाई 3 एंड देन 3p इज इक्वल टू फिर y माइनस 5/1 इज इक्वल टू 6 माइनस z बाई 5। अब क्या कह रहा है कि p का वैल्यू निकालिए, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। p का वैल्यू निकालिए जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो क्या बताए थे कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज हम बताए थे कि एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। यहां पे गौर करो, यहां पे -1 है, यहां पे 7 है, यहां पे ठीक है। तो पहले हम इसको एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो आप कैसे बनाएंगे, यहां 1 होना चाहिए बल्कि माइनस है, तो यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं पहले वाले से, तो माइनस कॉमन दिए तो ये x माइनस 1/3 बना। यहां से हम 7 कॉमन लेते हैं तो ये y माइनस 2/2p बना। इधर तो ठीक है तो इसको रहने दिए z माइनस 3/2। सेम चीज इसके साथ करेंगे, यहां से -7 कॉमन लेते हैं तो -7 कॉमन लिए तो ये x माइनस 1/3p बना। फिर यहां से ये तो ठीक है तो y माइनस 5/1 बना। यहां से z है तो हम ये आपका z है 6 माइनस z माइनस कॉमन देंगे तो z माइनस 6/5 बना। लेकिन अभी भी यहाँ माइनस है तो इस माइनस को नीचे अगर हम ले आए तो ये x माइनस 1/-3, इधर से आपका y माइनस 2 7 को नीचे लाएं तो 2p/7 बना। ये z माइनस 3/2 बना। यहाँ पे आपका क्या बनेगा x माइनस 1/-3p/7 बना। ये y माइनस 5/1 बना। ये z माइनस 6/-5 बना।
अब आप देख सकते हैं दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमको पता चल गया। तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर हमको पता चल गया और दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0। तो ये -3 इंटू -3p/7, तो ये क्या बनेगा, -3 इंटू -3p/7। फिर इधर क्या आ रहा, प्लस 2p/7 इंटू 1, फिर क्या आ रहा, 2 इंटू -5, ये कितना आना चाहिए, 0। यहां से गौर करें, ये 9p/7 आ गया, प्लस ये 2p/7 आया, और ये -10 = 0। अब यहाँ एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये 9p + 2p, और ये इधर जाके क्या बनेगा, -70/7 = 0। 7 हटा तो 11p - 70 = 0। तो आपका p कितना हो जाएगा, 70/11, एंड दिस इज योर आंसर। एकदम आराम से, इत्मीनान से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अच्छे से करें, VVI क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए, जो अभी हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमको वेक्टर इक्वेशन चाहिए लाइन का, जो कि पास कर रहा 1 2 -4 से, 1 2 और -4 से, इस पॉइंट से पास कर रहा, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, और दो लाइन पे परपेंडिकुलर है। एक लाइन आपका दिया हुआ है x - 8 / 3, फिर है y + 19 / -16, और तीसरा है z - 10/7, ये एक लाइन है। दूसरा लाइन दिया हुआ है x - 15/3 = y - 29/8, और तीसरा है z - 5/-5। ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा, और इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो पॉइंट तो पता है, हमको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो यहां पॉइंट मालूम है, हमको केवल डायरेक्शन रेशियो चाहिए। हम लाइन का इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, x - 1/a, y - 2/b, और z + 4/c। ये 1 2 और -4 यहां से आया, ABC चाहिए। अब क्या कह रहा है कि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो इसका और इसका परपेंडिकुलर होने की वजह से ये 3a बना, फिर क्या बनेगा, -16b बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, 6 × 7, सॉरी ये c है, c × 7 क्या बनेगा, 7c = 0। उसी तरह से ये लाइन दूसरे वाला लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा, प्लस 8b आ जाएगा, -5c = 0 आ जाएगा। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन को हम आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ABC का वैल्यू निकालते हैं। तो ABC का वैल्यू a हम लिखें डिवाइड बाई, तो a को छिपाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो -16 - 5 आ जाएगा 80, फॉर्मूला का माइनस, फिर 7 × 8 आपका आ जाएगा 56। अब लिखे b, तो b को छिपाएं, 7 × 3 क्या आ जाएगा, 21, फॉर्मूला का माइनस, फिर 3 × -15 तो ये +15 इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे c, इसको छिपाएंगे, 3 × 8 24, फॉर्मूला का माइनस, -16 × 3 -48 तो +48। अब ये कितना आ रहा है, a डिवाइड बाई, ये देखिए 80 है, ये 56 है, तो ये 24 बनेगा। इधर आपका क्या आ रहा है, b डिवाइड बाई, ये देखिए 21 और ये 15 है, तो ये 36 बना। इधर आपका क्या आ रहा है, c डिवाइड बाई 24 और 48 है, तो ये आपका आ गया 72। अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये a/6 हुआ। ये आपका क्या बनेगा, b/9 बनेगा, b/9, और ये आपका क्या बनेगा, c/18 बनेगा। इनफैक्ट यहां से 3 भी कैंसिल हो रहा, तो ये क्या बना, a/2, b/3 और c/6। इस पूरे को हम लैम्डा मान दिए, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 2 लैम्डा, b का वैल्यू क्या आ गया, 3 लैम्डा, और c का वैल्यू क्या आ गया, 6 लैम्डा। जाके हम ABC की जगह पे पुट कर देते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा x - 1/2 लैम्डा, फिर y - 2/3 लैम्डा, एंड देन z + 4/6 लैम्डा। लैम्डा हटा देते हैं, तो x - 1/2, y - 2/3 और ये z + 4/6, ये आपका रिजल्ट हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ रहा है,
याद रखें। डिजिट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चांसेस है कि आपका 5 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम देख लिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है सो डैट, ध्यान से सुने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डैट 2 लाइन दिया हुआ, एक लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। ये एक लाइन का इक्वेशन है, z माइनस 3/4 है, z माइनस 3/4। दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 4/5 देन y माइनस 1/2 y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो डैट दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। अब जरा सोचें, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो यहां पे मानिए इंटरसेक्ट किया, तो इस लाइन का यहां का x कोऑर्डिनेट और इस लाइन का यहां का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। इस लाइन का यहां का y कोऑर्डिनेट, इस लाइन का यहां का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। उसी तरह से इसका z कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे और इसका z कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे क्या होगा? सेम। 2D में अगर 2 नॉन पैरेलल लाइन है तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करता है, लेकिन 3D में अगर 2 नॉन पैरेलल लाइन है तो इंटरसेक्ट कर भी सकता और नहीं भी। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो 3D में नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, लेकिन 2D में नॉन पैरेलल लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करता है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि दोनों इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं? तो हम इसका XYZ का जनरल कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका XYZ का जनरल कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जनरल कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका भी हम बता चुके, इसको लैम्डा से इक्वेट किए। तो फर्स्ट और लास्ट से x आपका क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 1। सेकेंड लास्ट से, या फिर इसको अभी हम करके भी दिखाए थे, एक प्रॉब्लम में भी हम बताए थे जिसमें हम इसको किए थे कि कैसे निकाल, मतलब वेक्टर फॉर्म में चेंज करते समय बताए थे ना कि XYZ लैम्डा के टर्म्स में जो आता है वो क्या कहलाता है? आपका जनरल फॉर्म। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखे। ये देखिए यहां पे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। ये देखिए ये लाइन था, इसको लैम्डा से इक्वेट किए तो यहाँ पे XYZ जो निकाले, तो यही होता है जनरल पॉइंट। तो जब भी जनरल पॉइंट निकालना होगा लैम्डा से इक्वेट करेंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड और लास्ट निकाल के हम वैल्यू निकालेंगे। तो सेम चीज यहां कर रहे हैं, लेकिन यहां हम डायरेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करेंगे तो x क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1। उसी तरह से y क्या आ जाएगा आपका? y आपका आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। यहां से z क्या आ जाएगा? 4 लैम्डा प्लस 3 आ गया। उसी तरह से इस पूरे को हम म्यू से इक्वेट किए, तो म्यू से इक्वेट किए तो यहां से x क्या आएगा आपका? 5 म्यू प्लस 4। फिर y आपका क्या आ जाएगा? 2 म्यू प्लस 1 और z आपका क्या आ जाएगा? म्यू। अब दोनों का x कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट, दोनों का y कोऑर्डिनेट और दोनों का z कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? इक्वल। तो दोनों को इक्वेट करें। 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। यहां से 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। थर्ड से 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू। अब जरा गौर करें, यहां पे लैम्डा और म्यू 2 अननोन, तो 2 अननोन के रूप में आपके पास 3 इक्वेशन आया। 3 इक्वेशन, 2 अननोन का वैल्यू निकालने के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए। तो हम यहां पे इस 3 में से किसी 2 को पकड़ के लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करते हैं? सेकेंड और लास्ट को पकड़ के लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालते हैं, या म्यू क्या? 4 लैम्डा प्लस 3 इसमें पुट करते हैं। तो ये 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू के जगह पे 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 आया। अब ये क्या आ रहा? 3 लैम्डा प्लस 2 आया। ये आपके पास 8 लैम्डा प्लस 6 प्लस 1 आ गया। 2 को उधर भेज देते हैं, 8 लैम्डा को इधर, तो 3 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा। इधर आपके पास क्या आ रहा? 7 माइनस 2, तो ये माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? -1। तो लैम्डा -1 आ गया। लैम्डा का वैल्यू इसमें अगर हम पुट करें तो ये -4 प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू का वैल्यू भी क्या आ गया आपका? -1। तो लैम्डा और म्यू निकल गया। तो ये लैम्डा और म्यू का जो वैल्यू निकाले, हम किससे निकाले? फर्स्ट और सेकंड से। कोई बंदा चाहे तो फर्स्ट और सेकंड से निकाल सकता है, कोई चाहे तो फर्स्ट और थर्ड से निकाल सकता है, कोई चाहे तो सेकंड और थर्ड से, जैसे हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड से निकाले। तो ये इक्वेशन तो अभी तक अनटच्ड रहा ना। अब हम क्या करते हैं? लैम्डा और म्यू का वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं। अगर सेटिस्फाई कर गया, मतलब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा,
और अगर सेटिस्फाई नहीं किया मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहां म्यू रखते हैं, लैम्डा रखते हैं, तो लैम्डा की जगह पे अगर -1 रखेंगे तो -2 + 1 -1 आएगा। लैम्डा की जगह पे -1 रखेंगे तो -5 + 1 ये भी +4 -1 आएगा। ये सेटिस्फाई कर गया मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इंटरसेक्ट करा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो या तो लैम्डा का वैल्यू आप यहां रख दें या तो म्यू का वैल्यू यहां रख दें। यहां रखने के बाद जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे म्यू यहां रखें -1 तो गौर करें -5 + 4 क्या आ जाएगा -1, -2 + 1 क्या आ जाएगा -1, ये क्या आ गया -1। मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो -1 -1 -1 होगा। तो ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट। अब एक प्रॉब्लम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एक पॉइंट है 0 2 3, हमको इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। ऑन द लाइन, जहां पे एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन है x + 3/2 इज इक्वल टू y - 1/2, ये 2 नहीं है नीचे 5 है, सॉरी, x + 3/5 y - 1/2 और यहां पे है आपका z + 4/3। तो इस लाइन पे इस पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना। ये आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 2 3। अब जरा गौर करें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये जो पॉइंट होगा यही आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहलाता है। मतलब हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। हम क्या करते हैं, इससे पहले एक जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं और मान लेते हैं कि वही जनरल पॉइंट ये कोऑर्डिनेट है P और इसको मान देते हैं Q। तो जनरल कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हम क्या बताए थे, लैम्डा। अब यहां से x y z निकालते हैं तो x आपका क्या आ जाएगा 5 लैम्डा -3, y क्या आ जाएगा 2 लैम्डा + 1 और z क्या आ जाएगा 3 लैम्डा -4। ये किसका कोऑर्डिनेट आया, P का कोऑर्डिनेट आया। जनरल पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो Q का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो यहां से क्या हम डायरेक्शन रेशियो PQ का निकाल सकते हैं। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, दो पॉइंट अगर पता है तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस ही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए 5 लैम्डा -3 -0 करेंगे तो ये आपका 5 लैम्डा -3 आएगा। फिर 2 लैम्डा + 1 -2 करेंगे तो 2 लैम्डा + 1 -2 +1 -2 किए। फिर यहाँ पे 3 लैम्डा -4 -3 करेंगे तो 3 लैम्डा -4 -3। तो डायरेक्शन रेशियो एक्चुअल में आपका क्या आ गया 5 लैम्डा -3 आया। यहां से क्या आ जाएगा 2 लैम्डा -1 आ जाएगा और यहां से 3 लैम्डा -7। ये किसका डायरेक्शन रेशियो आया, PQ का। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है आपका, तो 5 2 और 3। अब खुद सोचिए ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। हमको लैम्डा चाहिए, लैम्डा जब तक लैम्डा अगर निकल जाए तो आप खुद सोचिए यहां पे पुट कर देंगे तो P का वैल्यू निकल जाएगा। P ही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। तो लैम्डा निकालने के लिए हम क्या किए, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालिए QP का, लैम्डा में आया। इस लाइन का इक्वेशन पता है तो डायरेक्शन रेशियो भी पता है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 5 लैम्डा -3। फिर आपका क्या हो जाएगा 2 × 2 लैम्डा -1। फिर आपका क्या होगा 3 × 3 लैम्डा -7 = 0। अब गौर करें ये 25 लैम्डा हुआ, ये -15 हुआ। इधर आपका क्या आ रहा है 14 लैम्डा, सॉरी ये 4 होगा। ये आपका क्या आ जाएगा 4 लैम्डा -2। ये आपका क्या आ रहा है 9 लैम्डा -21 = 0। तो ये 25 + 4 29, 29 + 9 38 लैम्डा। यहाँ पे देखिए -15 है और -2 -17 और -21 -38 = 0। लैम्डा का वैल्यू आपका क्या आ गया 1। अब लैम्डा 1 आ गया तो यहाँ पे अगर हम लैम्डा की जगह पे वैल्यू पुट कर दे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा के जगह पे 1 रखेंगे 3 और z का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा के जगह पे 1 रखेंगे तो -1। तो ये आपका हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। याद रखिए ये आपका क्या हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब इसी में कभी कभी आपसे कोई इमेज पूछ देगा कि ये पॉइंट दे दिया है, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। तो इमेज निकालने के लिए भी आपको पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। जरा गौर करें, इमेज निकालने के लिए भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। जैसे निकाले हैं वैसे ही। अब इसी में अगर आपसे कोई इमेज पूछ दे तो ये आपका लाइन हुआ, ये वाला लाइन,
ये आपका क्या हो गया, Q हो गया, ये आपका P आया, P का कोऑर्डिनेट क्या आया 2, 3 और -1। कोई अगर इमेज पूछा, मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगा, तो इमेज कहाँ होगा यहाँ, क्योंकि ये मिरर है। अब जरा सोचिए, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो इस QI का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगाएंगे। इसको हम मान देते हैं x1, y1, z1। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा 4। फिर उसी तरह से y1 प्लस 2/2, y1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। एलसीएम लेंगे 6 माइनस 2, तो y1 आ जाएगा 4। उसी तरह से z1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा -1। यहाँ पे -2 आएगा -5, तो z1 क्या आ गया -5। मतलब आपका इमेज क्या बनेगा 3, 4 और -5। अगर आपसे कोई पूछ दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, तो सिंपल, अब बताइए, ये पॉइंट पता है, ये P पता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये भी अच्छे से करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा आपको याद रखना। जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आपके पास r वेक्टर है, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r वेक्टर है a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ध्यान दें, ये दो लाइन हम क्या बताए थे कि लैम्डा के साथ जो होता है वो डायरेक्शनल रेशियो होता है, और जो लैम्डा से फ्री होता है वो पॉइंट होता है। हमको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, किस तरह से a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालते हैं, वैसे ही b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकलेगा। डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, नीचे आपका आ जाएगा फिर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, और पूरे पे मॉड। ये मॉड है मैग्नीट्यूड प्लस माइनस वाला मॉड। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, नेगेटिव अगर आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाएगा, और ये मॉड है दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो वाला। अब जैसे इस पे एक प्रॉब्लम हम देखें कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब दो लाइन दिया हुआ यहाँ पे, जिसका हमको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। फिर दूसरा वेक्टर है r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करें। अब कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, ये b1 हो गया, ये क्या हो गया b2। तो हम यहां पे b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। तो b1 क्रॉस b2 निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट। तो ये b1 का काम कर रहा, पहले क्या लिखेंगे, i कैप j कैप k कैप। यहाँ पे क्या है 1 2 माइनस 3, फिर यहाँ पे क्या है 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5। हम आराम से डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ब्रेक करने आता है सभी लोगों को, तो डिटर्मिनेंट हम यहाँ ब्रेक किए, आई कैप लिखे। अब देखिए 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, फॉर्मूला का माइनस, फिर ये माइनस 12 तो प्लस 12। अब माइनस जे कैप लिखे, 1 इंटू माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5 क्या आ जाएगा -5, फॉर्मूला का माइनस, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 तो फॉर्मूला का प्लस के कैप लिखे। अब 1 इंटू 4 आपका क्या बनेगा 4 माइनस 4। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से -2i कैप आया और यहां से आ गया माइनस जे कैप। ये आपका आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो कि चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो यहां मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि आपका बनेगा -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया √5। अब b1 क्रॉस b2 निकल चुका है, b1 क्रॉस b2 का मॉड निकल चुका है। अब इसका डॉट लेना है a2 माइनस a1 से। तो पहले a2 माइनस a1 निकालें। ये आपका पूरा किसका काम कर रहा है, a2 का, और ये a1 का और ये a2 का। तो यहां से a2 माइनस a1 क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1, ये a2 है, तो i कैप माइनस 4i कैप, तो ये -3i कैप।
फिर यहाँ पे देखिए माइनस जे कैप है, प्लस जे कैप हो जाएगा तो वो 0 बना। यहाँ 2k कैप, ऊपर कुछ है ही नहीं तो प्लस 2k कैप। अब b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 लेना, मतलब इसका क्रॉस डॉट इससे लेना है, तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। चलिए, तो -2 और ये -3, 6 आया। यहां देखिए माइनस जे कैप का कोएफिशिएंट 1 है, यहां जे कैप नहीं है तो 0 आ गया। यहां के कैप नहीं है तो के कैप का कोएफिशिएंट 0, यहां के कैप 0, तो ये 0, तो ये कितना आ गया 6। तो ऊपर क्या बैठेगा, 6 बैठेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पूरा कितना आया, 6 आया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, √5 आया, तो 6/√5। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ गया, 6/√5। अगर कोई कह दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पता कीजिए कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा या नहीं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से दो लाइन तभी इंटरसेक्ट करेगा जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ 0 आ जाता, मतलब ये है कि दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये था 3D का कंसेप्ट। 3D अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बोर्ड वालों के लिए, स्पेशली जो लोग अच्छे से तैयार नहीं किए उन लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करें, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।